सोनी भारत समाचार के खास कार्यक्रम सप्ताह की सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम एनालिसिस करते हैं पूरे हफ्ते की सबसे गर्म और टॉप हाइलाइटेड खबरों का। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के प्रण के साथ योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रच दिया है। वो लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव में अग्नि परीक्षा में खरा उतरकर प्रदेश की सत्ता संभालने वाले वो इकलौते मुख्यमंत्री बन गए हैं। दूसरी पारी शुरू करने से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपना कद बढ़ाया है। 37 सालों में सीएम और सरकार के तौर पर 2/3 बहुमत के साथ दोबारा वापसी करने वाले योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं। माना जा रहा है कि योगी की दूसरी पारी और भी ज्यादा प्रभावी होगी और फैसलों में योगी मॉडल की छाप भी देखने को मिले। लेकिन नजर इस बात पर रहेगी कि लखनऊ से दिल्ली का रास्ता तय करने की रवायत कितनी आगे बढ़ती है। देखिए, योगी आदित्यनाथ अब एक ब्रांड बन चुके हैं और दोबारा मुख्यमंत्री बनकर ये ब्रांड अब और ज्यादा चमकदार हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का राजनीतिक मतलब बहुत साफ है। 5 राज्यों में हुए चुनाव में भाजपा ने 4 में जीत हासिल की और चारों जगहों उसने पिछले मुख्यमंत्रियों को ही दोबारा सत्ता सौंपी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, मणिपुर में एन बीरेन सिंह और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ शपथ ले चुके हैं, जबकि गोवा में प्रमोद सावंत 28 मार्च को शपथ लेंगे। जनता ने सीएम योगी पर विश्वास जताया। उनको जनता का जो प्यार मिला उसकी वानगी 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में देखी गई। बहरहाल दोबारा मुख्यमंत्री बनने के साथ योगी आदित्यनाथ की चुनौतियां भी बढ़ गई। एक रिपोर्ट देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। योगी 2.0 की शपथ। 37 साल बाद रचा इतिहास। योगी के सिर पर यूपी का ताज। उत्तर प्रदेश में दोबारा जीत का परचम लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जीत का जश्न तो 10 मार्च को ही मना लिया था, लेकिन जिस शुभ घड़ी का इंतजार पूरे देश को था वो 25 मार्च शाम 4 बजे आई, जब एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम योगी के नाम से गूंज उठा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस भव्य और ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए बड़े बड़े वीआईपी आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आए।
लखनऊ के एयरपोर्ट से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम तक नजारा इतना भव्य और सुंदर था जो आज से पहले शायद ही कभी दिखा। जिस दिकाना स्टेडियम में योगी ने यूपी के भविष्य की सौगंध ली, वो केसरिया रंग से पटा दिखा। ये पहली बार था जब किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में इतनी संख्या में लोग मौजूद थे। इस स्टेडियम में 2 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया। उत्तर प्रदेश। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वैसे ही एक साथ कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए, क्योंकि ये पहली बार था जब 37 साल बाद यूपी में फिर से कोई सरकार रिपीट हुई। ये आजादी के बाद पहली बार था जब कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बना हो, और कहीं ना कहीं इसका एहसास खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी था। योगी 2.0 नए तेवर नए कलेवर में है। योगी आदित्यनाथ के अलावा 52 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें अनुभवी युवा, महिला और जातिगत समीकरण का पूरा तालमेल बैठाया गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये 2022 की तस्वीर में 2024 की झलक देखने की कोशिश की गई है, क्योंकि पहले योगी कैबिनेट में ज्यादातर मंत्रियों की संख्या 60 थी, लेकिन इस बार आगे के लिए गुंजाइश भी रखी गई है ताकि जरूरत के हिसाब से जातीय समीकरणों को 2024 के चुनाव से पहले दोबारा सेट कर दिया जाए। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। योगी कैबिनेट में 5 महिलाओं को भी जगह मिली है। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बीजेपी का ये बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट किया था। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में आधी आबादी का पूरा ध्यान रखा गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, और इसमें 3 दलित और 2 ब्राह्मण हैं। जातीय संतुलन के साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं को कैबिनेट में शामिल कर क्षेत्रीय सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है। योगी 2.0 में शामिल 5 महिलाओं में बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री, गुलाब देवी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी, विजय लक्ष्मी गौतम को राज्य मंत्री बनाया गया है। करीब 30 साल से राजनीति में सक्रिय बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उन्हें सत्ता से लेकर संगठन तक कार्य करने के अनुभव का इनाम दिया है भाजपा ने। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाकर बीजेपी ने मायावती के वोटर काटने की कोशिश की है, ये समझने वाली बात है। बेबी रानी मौर्य 21 अगस्त 2018 को उत्तराखंड की राज्यपाल बनी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आगरा देहात से चुनाव लड़ाया, जिसमें बेबी रानी मौर्य को जीत हासिल हुई। तो वहीं गुलाब देवी की अगर बात करें तो संभल की चंदौसी से गुलाब देवी विधायक बनी और उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। गुलाब देवी को इस बार प्रोन्नति देकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। फिर अकबरपुर रनिया से भाजपा के टिकट पर दूसरी बार विधायक बने प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी को भी मंत्रिमंडल में शामिल करके बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। बेबी रानी मौर्य की चर्चा चुनाव के दौरान भी हुई और चुनाव के बाद भी लगातार होती रही। चुनाव लड़ने के लिए बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल का पद भी छोड़ा था। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आगरा ग्रामीण सीट से पहली बार विधायक बनी बेबी रानी मौर्य पश्चिमी यूपी से हैं और जाटव समाज से आती हैं। बेबी रानी मौर्य के जरिए बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है, वो समझिए। बेबी रानी मौर्य उस जाटव बिरादरी से आती हैं जो मायावती का मजबूत वोट बैंक रहा है। माना जा रहा है कि अनुसूचित चेहरे के जरिए बीजेपी ने चुनाव में मायावती की जाटव वोट बैंक पर तगड़ी सेंधमारी की है। बेबी रानी मौर्य के साथ बीजेपी ने 4 और महिला मंत्रियों ने भी शपथ ली है। ये यूपी में योगी सरकार का महिला की जय से विजय वाला पंच है।
योगी कैबिनेट के ये 5 चेहरे 2024 की जीत को धार देने की झलक है। आधी आबादी के भरोसे को ये योगी और मोदी का इनाम है। योगी की नई टीम में 5 महिला चेहरों को जगह दी गई। बेबी रानी मौर्य कैबिनेट में शामिल हुई, जबकि एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री समेत 3 और महिलाओं को शामिल किया गया है। 5 महिला चेहरों से बीजेपी ने 2024 की जमीन को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अपने साथी विधायकों के साथ गुलाब देवी ने भी शपथ ली। गुलाब देवी संभल जिले की चंदौसी सीट से विधायक बनी है। गुलाब देवी यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। गुलाब देवी को मंत्री बनाकर अनुसूचित जाति को संदेश दिया गया है। साथी विधायकों के साथ प्रतिभा शुक्ला ने भी शपथ ली। प्रतिभा शुक्ला योगी कैबिनेट में महिला ब्राह्मण चेहरे के रूप में शामिल हो गई हैं। ब्राह्मण समाज से आने वाली प्रतिभा बसपा से बीजेपी में आई थी और अब योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी है। ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। योगी कैबिनेट का अगला महिला मंत्री चेहरा है रजनी तिवारी, जो हरदोई की शाहबाद सीट से विधायक है। रजनी तिवारी भी अवध इलाके के ब्राह्मण समाज से आती है और 2008 से लगातार विधायक रही है। योगी सरकार में महिला मंत्री के तौर पर विजय लक्ष्मी गौतम ने भी शपथ ली, जो देवरिया जिले की सलेमपुर सीट से विधायक है, जो पूर्वांचल के जाटव समाज से आती है और बीजेपी महिला मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष भी रही है। यूपी में बीएसपी के घटते प्रभाव के बीच योगी ने इस चेहरे को कैबिनेट में रखा है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने कई बार मंच से महिला वोटरों को अपना मजबूत वोट बैंक बताया है। अब नई सरकार के मंत्रिमंडल में एक साथ 5 महिला चेहरों को जगह देकर योगी आदित्यनाथ ने एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। दूसरी बार सरकार बनाने वाले योगी आदित्यनाथ उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। योगी की टीम के सिलेक्शन में भी इसका अक्स साफ साफ देखा गया। सीएम योगी ने 52 सहयोगी बनाए और उनके इन्हीं सहयोगियों से अब 2024 का रोड मैप तैयार होगा। योगी ने अपने साथ काम करने के लिए 52 उपयोगी तो चुने, लेकिन पिछली सरकार के मुकाबले इनमें 2/3 नए चेहरे आ गए। नई सरकार में बड़े नामों की जगह भविष्य के समीकरण पर फिट बैठने वाले नए चेहरों ने ली है। नई टीम में सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के साथ विपक्ष का गढ़ भी भेदने वाले चेहरों को खास तौर पर इस बार जगह दी गई है मंत्रिमंडल में। मैनपुरी सीट पर कमल खिलाने वाले जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए गए। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से हारे राकेश सचान भी कैबिनेट का हिस्सा है। आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए असीम अरुण को कन्नौज की जीत के बदले स्वतंत्र प्रभार का ओहदा दिया गया। वहीं रालौद के बागपत जिले में जीत दर्ज करने वाले राज्य मंत्री बनाए गए। एक समय में सोनिया गांधी के करीबी रहे दिनेश प्रताप सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया है। भाजपा की नजर विपक्ष की सियासी जमीन कब्जाने की है, ये तो साफ हो गया है। लेकिन इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि किस आधार पर योगी के नए सहयोगी बनाए गए हैं और किस आधार पर 22 मंत्री हटाए गए। 2022 का मिशन पूरा होने के बाद सीएम योगी ने जो टीम बनाई है उसका अगला मिशन 2024 है, फिर उसके बाद 2027 है। जिस तरह से इस बार कैबिनेट सिलेक्शन हुआ है वो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी योगी का शोर चारों ओर।
मोदी ने योगी को जिम्मेदारी सौंप दी है। यूपी के बाबा ने शपथ ले ली है। मोदी ने योगी को कहा ऑल द बेस्ट। मतलब लखनऊ के एकाना में ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं था। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में ये सिर्फ शपथ समारोह नहीं था, ये भविष्य की सियासत का संकेत भी था। यूपी की सबसे उपयोगी जोड़ी ने लखनऊ से बीजेपी के 2024 वाले अखिल भारतीय अभियान को भी लॉन्च कर दिया है। नए तरीके से नए चेहरों के साथ योगी आदित्यनाथ ने 2024 को ध्यान में रखते हुए 2022 में अपनी नई टीम बनाई है। योगी ने अनुभव को, जानकारी को मिलाकर एक ड्रीम टीम बनाई है। योगी की ये कैबिनेट नया उत्तर प्रदेश बनाने की तर्ज पर काम करेगी। लेकिन सवाल है कि योगी ने इन्हीं मंत्रियों को क्यों चुना? योगी के मंत्रियों की यूएसपी क्या है? हर नाम फाइनल करने से पहले मोदी और योगी ने क्या लॉजिक देखा? 2024 और 2027 के मिशन में ये मंत्री कैसे काम आएंगे? सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री थे और अब सेकंड टर्म में भी डिप्टी सीएम है। लेकिन दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक आ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य अपनी जगह पर बरकरार हैं, लेकिन ब्राह्मण डिप्टी सीएम से ब्राह्मण डिप्टी सीएम को ही रिप्लेस किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रेजेंट प्लान और फ्यूचर प्लान के लिए भी उपयोगी है। यूपी बीजेपी में पिछड़ी जातियों के बड़े नेता। विश्व हिंदू परिषद से बीजेपी में आए हैं केशव प्रसाद मौर्य। राम मंदिर आंदोलन से भी केशव प्रसाद मौर्य जुड़े रहे। केशव प्रसाद मौर्य 2017 में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी रहे। केशव प्रसाद मौर्य मोदी, शाह और संघ तीनों के ही करीबी हैं। योगी आदित्यनाथ ने 5 साल बाद अपना एक डिप्टी सीएम बदला है। ब्रजेश पाठक दूसरे डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण वोटरों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। पिछली सरकार में ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे। ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस से राजनीति शुरू की थी। ब्रजेश पाठक 2004 में सांसद बने और 2017 से बीजेपी में है ब्रजेश पाठक। योगी की पिछली सरकार में कानून मंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक ने ही जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया था। योगी ने 52 मंत्री बनाए, जिसमें से 13 ओबीसी है, 7 ब्राह्मण हैं, 6 ठाकुर हैं, 5 जाट, 4 वैश्य, 2 भूमियार और 9 दलित मंत्री हैं। 2022 के चुनाव में यूपी प्रदेश बीजेपी संगठन संभालने वाले स्वतंत्र देव सिंह को उनके काम का इनाम मिला है। स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। योगी ने 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में भी जगह दी है। बेबी रानी मौर्य उनमें से एक है। इस कैबिनेट से पीएम और कैबिनेट को कितनी उम्मीदें हैं, ये दानिश आजाद अंसारी को देखकर समझा जा सकता है। दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। सिर्फ दिनेश शर्मा ही नहीं, योगी के पिछले मंत्रिमंडल से 22 मंत्रियों की छुट्टी भी की गई है, जिनमें दिनेश शर्मा, सतीश महाना, सिद्धार्थनाथ सिंह, रमापति शास्त्री, मुकुट बिहारी वर्मा, आशुतोष टंडन और सुरेश राणा जैसे नाम शामिल हैं। अब इन नए चेहरों के साथ योगी की नई सरकार चलेगी और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण की ओर कदम बढ़ाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अखिलेश यादव भाजपा से शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन उन्होंने आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है, इसकी पूरी रणनीति बना ली है। आजमगढ़ से सांसद के रूप में इस्तीफा देकर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन विधायक के रूप में सदन में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुद्दों पर घेरते रहेंगे, उनसे सवाल करेंगे।
अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहाल सीट को बरकरार रखकर यह संकेत दिया कि पूरा फोकस अब उनका उत्तर प्रदेश में रहने वाला है और उन्होंने इसीलिए दिल्ली से दूरी बना ली और 24 की लड़ाई मजबूती से अखिलेश यादव लड़ेंगे। देखिए, अखिलेश यादव एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भले ही वो सत्ता का सेमीफाइनल हार गए हैं, लेकिन अगर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। अखिलेश यादव इस लोकसभा से अपने इस्तीफे को एक बलिदान के रूप में देखते हैं। उनका ऐसा मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए ये बलिदान उनका जरूरी था। असल में जिस तरह विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोटों में 10% की बढ़ोतरी हुई है और उसे 2017 के 47 के मुकाबले में 111 सीटों पर जीत हासिल हुई है, उससे अखिलेश यादव को उम्मीद है कि ये जनाधार लोकसभा में अखिलेश यादव के लिए कमाल कर सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए अब सबसे बड़ी उम्मीद 2024 का लोकसभा चुनाव है। ये रिपोर्ट देखिए। विधायकी छोड़े या सांसदी, इस दुविधा से अखिलेश यादव बाहर आ गए हैं। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को ओम बिरला से मुलाकात कर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में विधानसभा चुनाव में करहल सीट जीतने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लामबंदी का पूरा मन बना दिया है। लोकसभा से अखिलेश के इस्तीफे के क्या मायने हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अखिलेश आजम ने दिल्ली से बनाई दूरी। अखिलेश के लिए अब यूपी जरूरी। लोकसभा की सदस्यता से अखिलेश का इस्तीफा। आजमगढ़ से सांसद थे अखिलेश यादव। करहल से विधायक रहेंगे अखिलेश। 2024 के लिए अखिलेश ने चला दांव। अखिलेश यादव अब करहल से विधायक रहेंगे। अखिलेश के इस्तीफे से ये साफ हो गया है कि अब वो प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहना चाहते हैं। अखिलेश लगातार जनता के साथ रहने और जनता के लिए काम करने के लिए लड़ाई करते रहे हैं। अखिलेश यादव अब दिल्ली छोड़ यूपी की राजनीति पर ही फोकस करेंगे। वो खुद विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के सामने होंगे और अब विधानसभा में मुद्दों पर लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाजपा और सपा के बीच में देखी जाएगी। विधानसभा में यूपी के दो सबसे बड़े दल आमने सामने होंगे और इसके जरिए अखिलेश आसानी से भाजपा की सरकार को घेर सकेंगे। बतौर सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को अपने संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि अखिलेश यादव अब करहल से विधायक हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष के रूप में नजर आ सकते हैं। हालांकि परिणामों की बात करें तो इस बार समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है और विधायकों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि अखिलेश के सामने चुनौतियां ही बढ़ी है, क्योंकि मजबूत नेता और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है, तो वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का व्यापक संगठन है। तो अखिलेश यादव कैसे अपने गठबंधन के दलों के साथ में तालमेल बिठाते हैं और संगठन को बड़ा करते हैं, ये एक बड़ा चुनौती उनके सामने है। बीजेपी प्रचंड बहुमत लेकर आई है और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। मतलब साफ है कि अब विधानसभा में मुख्य लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश होगी। यूपी के हर मुद्दे को अखिलेश यादव विधानसभा में दमखम के साथ उठा सकेंगे और उस पर सरकार को घेर सकेंगे, और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इस बार सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर अगले सप्ताह मिलेंगे कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।